Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all will be fine. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all in this world and the world hereafter too. आमीन सुम आमीन। जी हमने अपना इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की बात हम कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो कुछ लिमिट से एक्सीड करने लगती हैं, मीन की तादाद जब ज़्यादा हो जाती है तो हमें उनकी क्लासिफिकेशन करना पड़ जाती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन किए बगैर जो है हम उनको स्टडी नहीं कर सकते ठीक तरह से, या फिर हम यूँ कह लें कि अरेंज करना जो है, अरेंजमेंट जो है या एक तरतीब जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हर एक चीज़ की। तो एटॉमिक मैसेज जो है वो कैनिज़ेरो ने 1860 में एटॉमिक मैसेज हमें बताए। उसके बाद एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने की। अल-राज़ी जो थे उन्होंने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक मेटल्स का ग्रुप्स और एक नॉन मेटल्स का ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जोहन डॉब्राइनर आ जाते हैं, जिन्होंने पहली बार जो है वो किसी पैटर्न में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और उनका जो रूल है या जो उनका लॉ है उसको लॉ ऑफ ट्राइएड्स कहते हैं। ट्राइएड मीन के थ्री एलिमेंट्स के उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, और इस तरह से बनाए थे कि उनका जो मेन जो उनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनके ट्राइएड्स को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो सेंटर वाला एलिमेंट था उसके जो मैस था वो आपके पास तब आता है जब आप साइड वाले दोनों एलिमेंट के मैसेस का एवरेज या मीन ले लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक मैस ऑफ मिडल एलिमेंट इज़ द मीन ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। तो इस तरह से एक ट्राइएड बन जाता है, मीन के 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे आपको 5 ट्राइएड्स नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास लिथियम सोडियम पोटाशियम है, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, और नेक्स्ट है सल्फर स्कैंडियम एंड टेल्यूरियम, और नेक्स्ट फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो ये जो है टोटल 5 ग्रुप्स हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद रखें, किसी ट्रिक से याद कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर में आपको जो है वो 4 ऑप्शंस में कुछ ट्राइएड्स के ग्रुप्स आपको बता दिए जाएं और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ट्राइएड था जो डॉब्राइनर ने दिया था या बताया था जिसके बारे में, या कौन सा था कि जिसके बारे में नहीं बताया था। तो आपको ये याद होंगे तो तभी जो है आप लोग चूज़ कर सकेंगे। जो डॉब्राइनर थे वो जर्मन केमिस्ट थे, 1829 में जो है उन्होंने ये वर्क किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड ने जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ये म्यूजिशियन थे, और जैसे म्यूज़िक में जो है वो सुर होते हैं, और हर जो है वो 7 सुरों के बाद 8वां सुर जो है वो रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है सा रे गा मा पा दा नी सा, तो यहाँ पे सा है और फिर 8वें नंबर पे दोबारा सा आ गया। तो उन्होंने न्यूलैंड ने ये हमें बताया था 1864 में, एक इंग्लिश केमिस्ट थे ये, इन्होंने हमें बताया था कि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करें, इन्होंने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट करते हैं, हर 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती हैं। ठीक है, ही गैव कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, इन्होंने पीरियोडिसिटी का यानी रिपीटेशन, प्रॉपर्टीज़ के रिपीट होने का कॉन्सेप्ट दिया। नॉट प्लेस हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेज, ये डिफेक्ट था इनका कि इन्होंने जो है नोबल गैसेज को, और हाइड्रोजन तब नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी तो उनको जो है वो पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा था। और इनका जो लॉ है वो ये कहता है कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन विद द फर्स्ट वन। ठीक है, और इनका जो फर्स्ट ऑक्टेव है वो है लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही तरतीब है, बस एंड पे जो है वो नोबल गैसेस का कॉलम इन्होंने नहीं दिया था। सेकंड जो ऑक्टेव है इनका वो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन। तो ये 2 ऑक्टेव्स इनके दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जूलियस लॉदरमेयर जो थे उन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज किया था 9 ग्रुप्स में। ठीक है, उन्होंने ग्राफ दिया था, और वो ग्राफ उन्होंने एटॉमिक मैस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो दिया था। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया था और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मैस लिया था। तो उनके जो ग्राफ में मेन बात है, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, जैसे आपको यहाँ पे पीक्स के ऊपर इन ये जो जितनी भी आपको ग्राफ एक नज़र आ रहा है, तो इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे आपको अल्कली मेटल्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह मीन के सिमिलर पोजीशन पे जो है वो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो है वो मिलते थे इस ग्राफ के अंदर, जो कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मैस के लिहाज से उन्होंने बनाया। अच्छा जी, एटॉमिक मैसेज या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको, जैसे कि डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है, और एलिमेंट्स जो है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी
मीन के इनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, एटॉमिक मास को भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह को भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम एटॉमिक वॉल्यूम लेंगे। तो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाती हैं कर्व्स के ऊपर, और इनका ड्यूरेशन जो है 1835 तक का था। उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आ जाता है। रशियन केमिस्ट थे। 1869 में पीरियोडिक लॉ उन्होंने क्या पेश किया कि एटॉमिक मैसेज जो होते हैं यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट करती हैं। इन्होंने भी एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट को अरेंज किया, और इन्होंने कहा कि एटॉमिक मासेस की वजह से ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है, अगर हम एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट करती हैं। मीन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। और 8 ग्रुप्स इन्होंने बनाए अपने पीरियोडिक टेबल में, 12 पीरियड्स बनाए, और वैकेंट प्लेस भी इन्होंने छोड़ी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, और बाद में जो है वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको वो पोजीशन दी गई, और इन्होंने 44, 68 एंड 72 मैस वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए जगह छोड़ी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। और बाद में जब वो डिस्कवर हुए थे और उनको कुछ स्पेसिफिक नेम भी दे दिए थे, जैसे जो 44 नंबर पे उन्होंने एक वैकेंट प्लेस छोड़ी थी तो उसको उन्होंने कह दिया था एका बोरोन, और बोरोन के बाद जो है वो बोरोन के नीचे जगह छोड़ी थी तो कैडमियम जो है वो डिस्कवर हुआ तो उसको वहाँ पे रखा गया। और फिर जो है मीन की उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उन्होंने कहा कि बोरोन के साथ रिजेंबल करती होंगी जो भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर होगा, यानी 44 प्लेस पे, 44 एटॉमिक मास वाली जगह पे। 68 वाली जगह पे इका एल्यूमिनियम उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ी, मीन एल्यूमिनियम के नीचे जो बाद में गैलियम डिस्कवर हुआ उसको वहाँ पे रखा गया, और उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, मीन सिलिकॉन के नीचे जो है वो जर्मेनियम। तो इस तरह से जो है ये थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी इन्होंने थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर दिया था। एडवांटेजेस देखें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, तो 0 ग्रुप भी ऐड किया इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में, और इन्होंने कुछ डाउटफुल एटॉमिक मैसेज को करेक्ट किया, और प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया जैसे इका ब्रोन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन वगैरह, ठीक है। फिर मोज़ले वर्क, मोज़ले ने काम जो किया था वो ये किया था कि हैवी मेटल्स को लिया था, ठीक है, यानी कि ऐसे मेटल जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उन मेटल्स के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, और वो मेटल्स जो हैं वो आपके पास हो सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर वगैरह। इलेक्ट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट उन मेटल के ऊपर करवाई तो वहाँ से जो है वो एक्स रेज इमिट हुई डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, इन्होंने वाई एक्सिस पे लिया फ्रीक्वेंसी को एक्स रे की, और एक्स एक्सिस पे लिया एटॉमिक मास को। तो यहाँ पे जो ग्राफ आया वो लीनियर नहीं था, ठीक है, एटॉमिक मास के लिहाज से। फिर मोज़ले ने ये न्यू ग्राफ बनाया एटॉमिक नंबर के लिहाज से, मीन के एटॉमिक नंबर और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो एक ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे मीन के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिफरेंट एलिमेंट्स को वहाँ पे फिट करके, और मीन के जो ब्रैग्स क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके, और उन्होंने कौन से एलिमेंट जो कि हैवी मेटल्स थी उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, तो वहाँ से जो एक्सरेज इमिट हो रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लीनियरली चेंज हो रही थी विद द चेंज ऑफ एटॉमिक मास, मीन के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से, ठीक है। एटॉमिक मास इंक्रीज़ कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे मोज़ले ने हमें ये बताया कि जो एटॉमिक मीन के यहाँ से एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर हो जाता है, और फिर उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इक्वेशन भी याद कर लीजिएगा, इसमें फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो है उसका एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इसको अगर हम कांस्टेंट की टर्म में लिखें तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए जी माइनस बी, ये वाली इक्वेशन आ जाती है। और बोहर एटॉमिक मॉडल के बेस पे जो है इन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ब्रैग्स क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसको यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में मोज़ले ने, ठीक है। डिसएडवांटेजेस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं की थी, और इसके अलावा आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, कोई आइडिया नहीं दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके अलावा डिससिमिलर एलिमेंट्स को जो है सिमिलर ग्रुप्स में रख दिया था, जैसे फर्स्ट ए के साथ फर्स्ट बी वाले एलिमेंट को रख दिया, सिमिलर एलिमेंट्स को सिमिलर एलिमेंट्स के साथ प्लेस कर दिया था, जैसे लेड और बेरियम हैं या जो क्वाइनेज मेटल्स हैं उनको जो है वो सही जगह पे प्लेस नहीं किया था। और उसके बाद हैवियर एलिमेंट्स, जैसे कि हैवियर एलिमेंट्स को पहले रख दिया था और लाइटर एलिमेंट्स को बाद में, मीन के जो एटॉमिक मैसेज का ठीक से ऑर्डर भी अरेंज नहीं किया था। फिर आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन के एटॉमिक नंबर पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है।
ये पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो हमें क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज स्टेटेड बाय वर्नर, ब्यूरी एंड बोहर and it's stated as the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। अभी तक एटॉमिक मास की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने हमें ये बात क्लियर की कि एक्चुअली जो एटॉमिक नंबर है उसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट हो रही होती हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 16 ग्रुप्स हैं, और जिनमें से 8 ए ग्रुप्स हैं और 8 बी ग्रुप्स हैं, और कॉलम्स टोटल 18 हैं, ठीक है। कॉलम 18 है लेकिन ग्रुप आपके पास 16 है। ये हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको समझ आएगी। जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो उनको बनाया गया है इलेक्ट्रॉन्स जितने वैलेंस शेल में होते हैं उसके लिहाज से। मीन किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके पास ग्रुप 1 में आ जाएगा, लेकिन इसकी डिवीजन भी फिर मैंने आगे एंड पे की हुई है, वहाँ पे आपको ठीक से समझ आएगी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए ग्रुप्स का रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपके पास जो है वो 1 और 2 ग्रुप वाले एलिमेंट और 13 से 18 ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, और 3 to 12 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये जो 10 आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और बाकी ये वाले सारे जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। फिर पीरियड्स की बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स मीन के 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, और ये बेस करते हैं ऑन नंबर ऑफ शेल्स, ऑल आर कंप्लीट एक्सेप्ट नाउ, ठीक है। तकरीबन सारे पीरियड्स ही कंप्लीट हो चुके हैं, और एक पीरियड जो होता है उसमें शेल्स की तादाद जो है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सब में एक ही शेल होगा, मीन के उनके इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर मौजूद होंगे। शेल तो खैर ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही शेल के अंदर फिल हुए हुए होंगे। दूसरा पीरियड होगा तो उसमें दूसरे पीरियड के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेकंड शेल में अरेंज हुए हुए होंगे। बाकी भी शेल तो मौजूद होते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक होते हैं शेल्स, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकंड शेल तक अरेंज होंगे, तो वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे। फिर ब्लॉक्स की बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स जो हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S, P, D और F ब्लॉक्स बनाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे, ठीक है। और इसके बाद हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड के नेम मीन उनको हम क्या कहते हैं, उनमें कितने एलिमेंट्स हैं, कौन से शेल उनमें फिल हुए हुए हैं और उनमें एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, तो इनको एक समरी की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट पीरियड जो है इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, इसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, इसमें के शेल जो है वो जस्ट फिल होता है, मीन फर्स्ट शेल और हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एल शेल इसमें फिल्ड होता है, और लिथियम टू नियॉन सारे जो है एलिमेंट्स इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, एम शेल इसमें फिल होता है, और सोडियम से आर्गोन तक इसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इसमें 18 एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं, और इसमें एन शेल फिल्ड होता है, और पोटाशियम से क्रिप्टॉन तक जो है वो 18 एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें। फिफ्थ पीरियड जो है इसको भी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, और इसका जो शेल फिल होता है वो ओ शेल फिल होता है, रुबीडियम से जिनॉन तक जो है टोटल इसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सिक्स्थ शेल जो है इसको लॉन्गेस्ट शेल कहते हैं, सिक्स्थ पीरियड जो है इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इसमें पी शेल जो है वो फिल होता है सीजियम से रेडॉन तक जो है इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इसमें फिर लेंथेनाइट सीरीज़ भी आ जाती है, ठीक है। सेवन्थ पीरियड जो है ये इसको पहले इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता था, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो है वो बाकी एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो चुके हैं जो कि फिल कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारी बुक्स जो हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, तो अब न्यू जो है एडिशन उनमें नहीं की गई, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इनकम्प्लीट शेल है, लेकिन अब ये फिल हो चुका है। इसमें क्यू शेल जो है वो कम्प्लीट पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, लेकिन अब जो है ये कंप्लीट पीरियड हो चुका है। क्यू शेल इसमें फिल होता है, और इसमें एलिमेंट्स जो है वो फ्रांशियम से लेकर आगे जो है एंड तक जो है वो एलिमेंट तकरीबन 32 एलिमेंट्स हैं, और इसमें एक्टिनाइट सीरीज़ प्रेजेंट है। उसके बाद हम ग्रुप्स को थोड़ा सा देखें तो ग्रुप नंबर जो है वो हाईएस्ट वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो उस एलिमेंट की हाईएस्ट वैलेंसी भी वही होती है, ठीक है। ग्रुप्स की हम बात करें तो 2 ग्रुप्स में बेसिकली हम जो है वो डिवाइड करते हैं एलिमेंट को, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो मेन ब्लॉक ए से बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो मेन ब्लॉक बी से बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स हैं। और इसमें आपके पास जी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, पी ब्लॉक में आपके पास थर्ड ए से लेकर 8th ए तक ये सारे ग्रुप्स आ जाते हैं।
6 कॉलम्स या 6 ग्रुप्स आ जाएंगे। फिर जो आपके पास नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें आपके पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इसमें आपके पास फर्स्ट बी से 8th बी तक सारे आ जाते हैं, और इसमें 3D 4D और 5D सीरीज़ मीन के तीन पीरियड्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम पीरियोडिक टेबल के नीचे अरेंज करते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट हैं जो कि यूरेनियम के बाद एलिमेंट प्रेजेंट है, उनको हम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, और इनको ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं यानी कि मैन मेड हैं, इनको खुद बनाया गया आर्टिफिशियल तरीक़ों से, और ये स्टेबल भी नहीं है, और ये यूरेनियम के बाद प्रेजेंट हैं। यूरेनियम तक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 92 एलिमेंट्स हो जाते हैं, और टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो 92 हैं। 92 के बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, और जो हमारी जितनी भी इर्द गिर्द हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो सारी की सारी 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई हैं, आर्टिफिशियल से बनी हुई नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद हैलोजेंस की बात करेंगे, फैमिलीज़ की बात करते हैं तो फैमिलीज़ मैंने आगे भी एक्सप्लेन की हैं। हैलोजन जो हैं उनको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, मीन के हैलोजन क्यों कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, क्योंकि ये साल्ट फार्मर्स होते हैं। हैलोजन मीन साल्ट फार्मर। 7th ग्रुप को हैलोजेंस भी कहते हैं, और चैल्कोजेंस जो हैं ये हम कहते हैं जी चैल्कोजेन मेटल गिवर इसका मतलब होता है, या मेटल प्रोड्यूसर्स। और 6th ए को कहते हैं यानी कि ऑक्सीजन वाली जो फैमिली होती है, और कॉपर फार्मर भी इसका मतलब हो सकता है चैल्कोजेन का, यानी कि कॉपर के ऑर्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन सल्फर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑक्सीजन और सल्फर वाला जो ग्रुप है इनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है जो नाइट्रोजन फैमिली है, उसको हम निक्टोजन भी कहते हैं। निक्टोजेंस क्यों कहते हैं? निक्टोजन का मतलब होता है, ये ग्रीक एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चॉक। ठीक है, मीन चॉकिंग और स्टिफिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो इसको हम निक्टोजन कहते हैं। पॉइजनस एंड चॉकिंग इन नेचर। ठीक है, ये 5th ए ग्रुप जो है इसको हम निक्टोजेंस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। फर्स्ट ए वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1, सेकंड ए वालों की NS2, और मीन के ग्रुप जो है वो 1 है ना, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। ये एस ब्लॉक के लिए बात हो गई। पी ब्लॉक के लिए बात करते हैं तो पी ब्लॉक में आपके पास 3A, 4A, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 8th ए, ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये पी ब्लॉक में आ जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएँ। NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। मीन यहाँ पे जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। नोबल गैसेज जो हैं, जो इनर्ट गैसेज हैं, जो 8th एलिमेंट 8th से जो ग्रुप है वहाँ तक ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। फिर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप देखें जो ये स्टार्ट होता है 3B से। 3B वालों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 N-1 D1। मीन के जो मेन शेल से पिछला शेल होता है उसके D सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। 4th ए में देखें तो NS2 N-1 D2 हो गया, फिर D3, D4, D5, D6, D6, 7, 8, इसमें 3 कॉलम्स आ जाते हैं ना 8th बी में, तो 6, 7, 8 हो गया। और फर्स्ट बी में आ जाता है D9 और सेकंड बी में आ जाता है D10। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना कि ये इनकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। और जो 6th बी वाले हैं इनकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D5। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S से निकल के D में चला जाता है। ग्राउंड स्टेट में D में 4 होते हैं, S में 2 होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S से D में चला जाता है, D में 5 हो जाते हैं, क्योंकि D जो है उसमें टोटल जो है वो आपके पास 5 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो इसमें सब में एक एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। पहले 4 थे तो अब जो है वो हाफ फील्ड जब डी होता है ना तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। और इसी तरह इस केस में भी होता है 8th बी में होता है। 8th बी में जो है वैसे डी में 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं 8th बी में नहीं बल्कि हमारे पास फर्स्ट बी में ऐसा होता है क्वानिज मेटल्स में कि इसमें आपके पास डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कम्प्लीटली फिल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक्साइटेड स्टेट में जो एस ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जंप कर जाता है और डी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो एक्साइटेड स्टेट में आपके पास NS1 N-1 D10 क्वानिज मेटल की ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन थी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनके आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NS1 2 हो सकते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन। मीन के जो मेन शेल का S ऑर्बिटल है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और मेन शेल से जो पिछला शेल है उसका जो D ऑर्बिटल है उसके अंदर आपके पास N-1 D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। N-2 मीन मेन शेल से पिछले का जो F ऑर्बिटल है
है उसके अंदर 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये याद कर लें। और इसके अलावा सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, यानी कि अगर आपके पास N-1 S2 P6 और D10 हो तो इसको हम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फैमिलीज आ जाती हैं पीरियोडिक टेबल में। जो फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स हैं इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल, यानी जो हमारे पास ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। इसमें आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांशियम आ जाते हैं। सेकंड ए वाले जो हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आ जाते हैं। थर्ड ए वाले जो हैं इनको हम बोरोन फैमिली कहते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम आ जाते हैं। फोर्थ ए वालों को कार्बन फैमिली कहते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड आ जाते हैं। फिफ्थ ए वालों को नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजन कहते हैं, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आ जाते हैं। सिक्स ए वालों को ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजिन कहते हैं, इनमें आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम आ जाते हैं। फिर सेवन्थ ए वालों को हेलोजेंस कहते हैं और इसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आ जाते हैं। और एट्थ ए वालों को नोबल गैसेस कहते हैं, इसमें आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जीनोन और रेडोन आ जाते हैं। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की बात करते हैं तो मेटल्स जो है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनमें आपके पास मेटल्स के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, सोडियम, पोटाशियम, जिंक और कैडमियम। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेगेटिव आइंस बनाते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, खासतौर पे अपर कॉर्नर पे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इसमें आपके पास नॉन मेटल के एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम वगैरह आ जाती हैं। मेटलाइट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बैड कंडक्टर्स होते हैं। थर्ड ए टू फिफ्थ ए लोअर मेंबर्स जो हैं, इन ग्रुप्स के जो लोअर मेंबर्स हैं थर्ड ए से फिफ्थ ए तक, वो जो है आपके पास मेटलाइट्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं इनकी सिलीनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टाटीन। तो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बनी रही थी पहले। मीन के हाइड्रोजन जो है उसकी रिजेंबलेंस भी है बाकी ग्रुप्स के साथ और डिफरेंसेस भी हैं। मीन के 3 हमारे मेन ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ मिलती भी हैं और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मीन डिफरेंट भी हैं हाइड्रोजन की। तो ये पहले मसला बना रहा कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ पर फिट किया जाए और बाद में जो है हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ टॉप पर रख दिया गया। तो यहाँ पर क्या की सिमिलैरिटीज़ हैं फर्स्ट ए के साथ, फोर्थ ए के साथ और सेवन्थ ए ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट ए वाले मेंबर्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ सबसे पहले देखें तो जो अल्कली मेटल्स हैं यानी फर्स्ट ए ग्रुप है उनके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयन बनाता है, अल्कली मेटल M पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मीन के एक इलेक्ट्रॉन जो इनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है उसको लूज़ करके पॉजिटिव आयन में चेंज होते हैं ये। तो ये इनकी रिजेंबलेंस हो गई। हैलाइड्स बनाते हैं दोनों, हाइड्रोजन भी और फर्स्ट ए वाले मेंबर्स भी। और वाटर में जो है ये H पॉजिटिव आयन और बनाते हैं हाइड्रोजन, और अल्कली मेटल जो है वो अपना मेटल पॉजिटिव आयन बनाती है। और इनको जो है जब इलेक्ट्रॉल करवाई जाती है तो हाइड्रोजन भी हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस हासिल होती है और ये मेटल्स भी हमें कैथोड पे हासिल होती हैं। अब दूसरे हम अच्छा जी डिफरेंसेस देख लेते हैं। अब अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन के डिफरेंसेस क्या होते हैं। हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है और अल्कली मेटल जो है वो सारी मेटल्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं। हाइड्रोजन गैस है जबकि अल्कली मेटल जो है ये सॉलिड्स हैं। हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जबकि अल्कली मेटल को 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है और अल्कली मेटल ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। हाइड्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है लेकिन अल्कली मेटल जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। M पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनके अल्कली मेटल्स के वो स्टेबल होते हैं वाटर में, जबकि H पॉजिटिव आयन जो हाइड्रोजन का है वो स्टेबल नहीं होता बल्कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती अपना जितना इजीली मेटल्स करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट जहाँ से थोड़ा सा काट गया इसको आप लोग देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन जो है उसके कंपाउंड्स कोवैलेंट नेचर के होते हैं जबकि जो अल्कली मेटल के कंपाउंड हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। अब फोर्थ ए के साथ रिजेंबलेंस और डिफरेंसेस देखें अगर हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल जो है वो हाफ फील्ड है, फोर्थ ए वालों का भी हाफ फील्ड है क्योंकि हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट करना होता है ना, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके पास हाफ है, मीन के 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इनका भी हाफ फील्ड है।
दूसरी जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। जैसे आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ने भी यहाँ पे कॉपर को रिड्यूस करवा दिया है, और यहाँ पे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 4th से बिलोंग करता है, तो इसने भी यहाँ पे टिन को रिड्यूस करवा दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4th वालों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन गैस है, 4th वाले सॉलिड्स हैं। हाइड्रोजन जो है वो H2 यानी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन गैस, और 4th वाले जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। 4th वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं मीन के, जैसे कार्बन है अपने जैसे और कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग चेन्स या फिर रिंग्स वगैरह के स्ट्रक्चर बनाती है, और जो है हाइड्रोजन जो है इसमें ये एबिलिटी नहीं है। 4th वाले जो है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, जबकि हाइड्रोजन में ये एबिलिटी नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन एटम बना सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन और 7th एलिमेंट्स की। इनके पहले सिमिलैरिटीज़ देखें तो सारे के सारे गैसेज हैं। पहली सिमिलैरिटी हो गई, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और थर्ड है जो है इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, और जो है वो नेगेटिव आइंस भी बनाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। हाइड्रोजन जो है वो H नेगेटिव आइन की फॉर्म में अनस्टेबल है, जबकि हेलोजन्स जो हैं वो अपने नेगेटिव आइन की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 डिफरेंसेस हो गए। थर्ड डिफरेंस है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टेबल कंपाउंड वाटर बनाती है, जबकि जो आपके पास हेलोजन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनाते। जो आपके पास फर्स्ट जो वाले एलिमेंट्स हैं यानी अल्कली मेटल्स हैं, उनके जो हाइड्राइड्स होते हैं यानी कि उनके हाइड्रोजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड हैं उनकी नेचर आयनिक होती है, लेकिन फर्स्ट वालों के हेलाइड्स यानी कि हेलोजेंस के साथ जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एग्जांपल हाइड्रोजन वाले की हाइड्राइड के एग्जांपल NaH सोडियम हाइड्राइड हो गया, और हेलाइड की जो है वो सोडियम क्लोराइड हो गया यानी कि टेबल साल्ट। और H पॉजिटिव आइन जो है वो बनाता है हाइड्रोजन, जबकि हेलोजेंस जो है वो पॉजिटिव आइंस नहीं बनाते, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कोवैलेंट कंपाउंड में बात करते हैं कि अगर 2 सिमिलर एटम्स जो हैं उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का अगर हम हाफ डिस्टेंस ले लें, ठीक है, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है वो उन एटम का रेडियस हो जाता है। तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि 2 हमारे पास सिमिलर एटम जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसको हाफ कर दें तो वो उनका एटॉमिक रेडियस होता है, जो एटॉमिक साइज़ कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई हमारे पास एक एटम है तो उसका जो डायमीटर है उसको हाफ कर लें तो वो आपके पास एटॉमिक रेडियस हो सकता है। अब मेन बातें जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिखे थे कि एटॉमिक साइज़ जो है वो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल को देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, फिर आप लोगों को ठीक से समझ आएगी। चलें देखते हैं पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, स्क्रीन पे आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। पीरियोडिक टेबल जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़ुबानी याद करें सारे के सारे पीरियोडिक टेबल को, तो फिर जो है आप लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। तो इसको याद करने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ जो है वो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं तो वो आपको बता दूँगी, उनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो इस तरह से जो है ना पीरियोडिक टेबल आप लोगों को याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मेन बातें मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो ये हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो ये आपके पास जी एक आपको कॉलम नज़र आ रहा है, ठीक है, फिर दूसरा कॉलम, ये जो पहला कॉलम था ये आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड जो है ये सेकंड ए ग्रुप है, ये आपके पास थर्ड ए है, देन फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए। तो ये आपके पास जो ए ब्लॉक वाले सारे एलिमेंट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास जी ये सारे जो आ जाते हैं ना कॉलम सेंटर में ये वाले, इनको हम कहते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और ये बी मेन ब्लॉक होता है इनका, ठीक है, यानी कि फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, अप टू सो ऑन। अच्छा, उसके बाद एक और बात याद रखें कि ये जो 2 लाइनें नीचे पड़ी हुई हैं ना, ये आपके पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब आपको ब्लॉक्स की समझ आ गई, यानी कि मेन ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये वाले और ये वाले थे, यानी कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को इकट्ठा हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक है ना इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं।
यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सारी डिवीजन हुई है। अल्कली मेटल जो है वो रेड कलर से शो की हुई हैं ये वाली। फिर उसके बाद आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल नज़र आ रही हैं इस ऑरेंज कलर की। फिर लेंथेनाइड आपको नज़र आ रही हैं ये पर्पल कलर की। और इसी तरह एक्टिनाइड का इसके नीचे जो एक सीरीज़ है वो एक्टिनाइड्स की है। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। नॉन नोबल गैसेस भी नज़र आ रही हैं। अदर नॉन मेटल्स भी नज़र आ रही हैं ग्रीन कलर की। और अननोन केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। हेलोजेंस भी नज़र आ रहे हैं। ये सारे डिवीजन यहाँ से आप इस प्रोडक्ट टेबल के ज़रिए ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये ग्रुप्स हो गए थे सारे जो इस तरह की जो कॉलम्स हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स को जो है वो आजकल आईओपी के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह की नंबरिंग शो किया जाता है 1 2 3 4 अप टू 18। ठीक है, तो 18 नंबर तक जो है हम इनको नंबरिंग करते हैं। और पीरियड्स जो है ना, ये आपके पास जो रोज़ हैं ये पीरियड हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, तीसरे में भी 8 हैं, चौथा जो है उसमें आपके पास 18 एलिमेंट हैं, फिर 18 एलिमेंट हैं, फिर 32 एलिमेंट हैं, और फिर इसमें भी 32 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये वाले जो हैं टोटल जो है यहाँ पे 7 पीरियड हैं। और 7 पीरियड की नंबरिंग भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये 7 पीरियड की नंबरिंग है। अब ये जो पीरियड्स हैं, याद रखना है कि जो पहले पीरियड के 2 एलिमेंट हैं इनका पीरियड 1 है ना, तो इनका शेल भी एक होता है, यानी कि के शेल, जो पहले मैंने आपको पीछे वो एक समरी के ज़रिए बता दिया। दूसरे पीरियड में जितने एलिमेंट हैं उनके सिर्फ 2 शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर तीसरे पीरियड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके 3 शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके पास पीरियड नंबर है उतनी ही शेल्स की तादाद है। 7th पीरियड है तो टोटल इन एलिमेंट्स के टोटल शेल्स जो होंगे वो 7 होंगे, 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये इस तरह से डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं तो एक एक शेल ऐड होता जाता है, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। बेसिकली हम साइज़ वाला टॉपिक स्टार्ट करने लगे तो मैंने कहा थोड़ा सा पहले पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसको याद करने की जो ट्रिक्स हैं, हम इनको ना इस तरह एक एक फैमिली के लिहाज से याद करते हैं। ये एक फैमिली हो गई आपके पास जो पहला कॉलम है। ठीक है, पहले कॉलम को आप याद करेंगे तो आप इसको ट्रिक से याद करेंगे, हाली ने की रब से फरियाद। यहाँ पर मैंने आपको जो है ना वो ऐड कर दी हैं, ये इस पिक के ज़रिए आप लोगों ने ये याद कर लेना है। फर्स्ट ए वाले ग्रुप को याद रखने के लिए आप याद करेंगे हाली ने की रब से फरियाद। सेकंड ए वालों को बेगम का सर बड़ा। ठीक है, और थर्ड ए वाले जो हैं इसमें आप याद रखेंगे बैंगन आलू गाजर इन थैला या थैली। ठीक है, और फिर फोर्थ ए वाले जो आ जाते हैं उनको याद करने के लिए आप याद करेंगे कौन सी जॉब से परेशान। और फिफ्थ ए वालों को आप याद करेंगे नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब ब्यूटीफुल। ठीक है, और फिर 6 वालों के लिए आप याद करेंगे और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। ठीक है, 7 वालों को आप याद करेंगे फिर कल बारिश आई आसमान से। 8 वालों को, वैसे 8 वाले तो आपको याद भी होंगे, हिना और किरण सो रही। ठीक है, ये 8 वाले यानी कि नोबल गैसेस जो हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 3 सीरीज़ हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो इनको याद करेंगे आप सीरीज़ की फॉर्म में, मीन कि उनको तो हम डाउन द ग्रुप याद कर रहे हैं ना। जैसे मैं आपको दोबारा बताती हूँ एक बार कि इनको हम ऐसे याद कर रहे हैं कि ये आपके पास हाली, हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ने से सोडियम, की से पोटाशियम, रब से रुबीडियम, से रब से सीजियम एंड फरियाद फ्रांशियम। हाली ने की रब से फरियाद, इस तरह। फिर दूसरा था बेगम का सर बड़ा, तो बेगम का सर बड़ा। ठीक है, तो इस तरह याद करेंगे। और इधर से आपने कहा था बैंगन आलू गाजर इन थैला। और इधर से कार्बन वाली फैमिली जो थी इसमें आपने याद करना है कौन कौन सी जॉब से परेशान। ठीक है, ये याद करेंगे। और जो आपके पास नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है उसमें आप याद करेंगे नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब ब्यूटीफुल। ठीक है, और फिर जो है ये हेलोजेंस जो आ जाते हैं, हेलोजेंस के लिए आप याद करेंगे फिर कल बारिश आई आसमान से। ठीक है, और फिर जो है नोबल गैसेस आ जाते हैं, तो नोबल गैसेस को आप याद करेंगे हिना और किरण सो रही। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको सारे याद हो जाएंगे। फिर इन सीरीज़ को जो है ना, इनको आप सीरीज़ में याद करेंगे जो आपके पास है ना, ये वाली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास फर्स्ट सीरीज़ ये वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज़ को आप कैसे याद करेंगे? फर्स्ट सीरीज़ को आप याद करेंगे साइंस टीचर वेरी क्रूअल मीन फ़ी को, फ़ी के बाद आप करेंगे फ़ी कंसेशन नहीं करती ज़रा। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मीन फ़ी कंसेशन नहीं करती ज़रा। तो इस तरह से ये पूरी सीरीज़ आपको याद हो जाएगी, यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम और उसके बाद वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा, एक बार करने से नहीं आएगा, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी सीरीज़ की तरफ आते हैं, तो दूसरी सीरीज़ में आप याद करेंगे ये ज़रूर नबीला और मोना। ठीक है, ये ज़रूर नबीला और मोना तक टीसी तक। ठीक है, ये ज़रूर नबीला और मोना तक
रुशना, आर यू से आपके पास आ जाएगा रुशना और आर एच से आ जाएगा रेहाना। ठीक है, ये ज़रूर नबीला और मोना तक रुशना और रेहाना। पी डी पौधे, और फिर लाई का एल जो है वो आप साइलेंट कर लेंगे, लाई होंगी और ख़ुद। ठीक है, सी डी खुद। ठीक है, तो दोबारा एक बार देख लें, ये ज़रूर नबीला और मोना तक रुशना और रेहाना पौधे लाई होंगी खुद। ठीक है, तो इस तरह ये सीरीज़ आपको याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीरीज़ आ जाती है थर्ड सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को आप यहाँ से याद करेंगे। यहाँ पे आ जाता है ना लेंथ नाम, तो ला हफ्ता वरना रेहाना, और या फिर रेहाना आप कह सकते हैं, उसामा और इरम पिटेंगे और मरेंगे, मरेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद करेंगे, ला हफ्ता वरना रेहान उसामा और इरम पिटेंगे और मरेंगे मीन मरकरी, HG मरकरी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएंगी। फिर हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को भी याद करेंगे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम कैसे याद करेंगे? अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक मैंने बनाई है। वैसे तो इसकी ट्रिक मुझे कहीं से भी नहीं मिली थी, खुद से ही बना ली थी। ये सारी तकरीबन ट्रिक्स मैंने ज़्यादातर खुद से बनाई, कुछ कॉपी की हैं कहीं से, तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो लेंथेनाइड्स के लिए आप याद करेंगे, अच्छा लेंथनम जो है ना, लेंथनम को हमने ऊपर कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है ना वो सीरियम से स्टार्ट करेंगे। तो सीरियम पे हम कैसे याद करेंगे? सीरियम से ये डी ब्लॉक वाला एक बार आप देख लें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मीन फ़ी कंसेशन नहीं करती ज़रा। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, ये ज़रूर नबीला और मोना तक रुशना और रेहाना पौधे लाई होंगी खुद। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, ला हफ्ता वरना रेहान उसामा और इरम पिटेंगे और मरेंगे। तो ये हो गया। फिर हम लेंथेनाइड की बात करेंगे, तो सर पर न्यू परांदे समरीन। ठीक है, हैरत से बात हो रही है। ठीक है, सर पर न्यू परांदे समरीन यूरोप से लाई हो, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गोल्ड की तरह दिखते हैं इरम तुम्हारे ये बुंदे, लिटरली। तो ये ट्रिक आपको याद होगी ना, तो लेंथेनाइड्स जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। अब इसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। लेंथेनाइड्स में आप करेंगे यहाँ से सर पर न्यू परांदे समरीन, यहाँ तक जो है वो हैरत की बात ख़त्म हो गई। फिर यूरोप, यहाँ पे यूरोप पे जो है ना बात कंप्लीट हो जाएगी। यूरोप से लाई हो, और फिर जो है गोल्ड की तरह फिर दिखते हैं इरम तुम्हारे ये बुंदे। ठीक है, लिटरली, एल से फिर लिटरली। तो इनके नेम आप लोग जो है अपनी बुक से याद कर लीजिएगा और साथ साथ ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स की। तो एक्टिनाइड में हम पहले ट्रिक देख लेते हैं और फिर जो है इसको हम याद करेंगे। ट्रिक हमारे पास एक्टिनाइड के लिए, थोड़ा पढ़ो यूँ ना हो फिर पोल्यूशन अमेरिका की ख़त्म करने बल्कि कैलिफोर्निया की भी, आइंस्टाइन फैमिली और मेंडलीव को नहीं बल्कि लाहौर से तुम्हें जाना पड़े। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रिक है कि थोड़ा पढ़ो यूँ ना हो फिर पोल्यूशन अमेरिका की कम करने बल्कि कैलिफोर्निया की भी, आइंस्टाइन फैमिली और मेंडलीव को नहीं बल्कि लाहौर से तुम्हें जाना पड़े। तो ये हम यहाँ से देखते हैं कि ये थोड़ा, TH थोड़ा पढ़ो में यू भी आ जाएगा, थोड़ा पढ़ो वरना यूँ। अच्छा, यूँ ना हो फिर पोल्यूशन, PU पोल्यूशन अमेरिका की बल्कि आपके पास कैलिफोर्निया की भी। ठीक है, कैलिफोर्निया की भी। अच्छा जी, थोड़ा पढ़ो यूँ ना हो फिर पोल्यूशन अमेरिका की बल्कि कैलिफोर्निया की भी, आइंस्टाइन फैमिली और मेंडलीव को नहीं बल्कि लाहौर से फिर तुम्हें जाना पड़े, जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, तुम्हें जाना पड़े। तो इस ट्रिक से आप लोग सारा पीरियोडिक टेबल याद करें अच्छी तरह, और तभी जो है आपको बाकी सारे ट्रेंड्स और इनकी जो है वो याद होंगी। जब आपको सारे एक सीक्वेंस में सारे एलिमेंट्स याद होंगे तो किसी भी तरह का आप क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हम यहीं पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें हम अपना पीरियोडिक टेबल का चैप्टर जो है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।